नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ। विश्वास में वो शक्ति होती है जो एक साधारण व्यक्ति को भी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, आशावादी और दूसरों के लिए मार्गदर्शक बना देता है। जब एक व्यक्ति इन सभी गुणों को आत्मसात कर अर्जुन बनता है, तो वो लक्ष्य को ही दिखाई देता है। और जब वो विचारों को सकारात्मक बनाते हुए निरंतर प्रयास करता है, तो वह व्यक्ति एक दिन असाधारण बन जाता है। और यही गुण उसे ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी बना देते हैं और वो अपना जीवन सार्थक बना लेता है। आज ऐसे ही शिखर पुरुष, जिन्होंने अपने जीवन की हर चुनौतियों को सफलता में बदलने का हुनर पाया, एक सफल एडमिनिस्ट्रेटर, एक सफल पारिवारिक व्यक्ति, एक सफल समाज सेवक और एक सफल मित्र, ऐसे अद्वितीय प्रतिभा के धनी श्री राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं। आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैंडलिंग मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन मंत्रालय, सिविल एविएशन, फूड प्रोसेसिंग, कोल माइंस और टेलीकॉम के साथ अन्य कई अहम मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विजय, थैंक यू सो मच। सर, ये आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमसे जुड़े। और आज हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि जीवन में सफलता का मंत्र क्या है, जीवन में हमें सफल कैसे होना है। सर, आज हम पुनः एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर, धन्यवाद विजय। और आपने इसको कार्यक्रम को स्टार्ट किया और निमंत्रण दिया मुझे, और एक मौका मिला सभी अपने परिचितों के साथ में जुड़ने का। तो इस सब के लिए मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे आशा है कि आज के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा। जी सर, हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले सब जानना चाहते हैं कि आपका यूपीएससी का सफर कैसे तय हुआ। ऐसी कौन सी प्रेरणा रही जिसने आपको प्रेरित किया इसके लिए, और आप इसका श्रेय किसे देते हैं? विजय, जैसे कि आज का जो टॉपिक है कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, हाउ टू गेट सक्सेस, तो जो हमारी आज की जर्नी है उसमें बहुत से आपके ऐसे प्रश्न होंगे। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारी जो आंसर है उसी प्रश्नों में से निकल के आएगा कि सक्सेसफुल का मतलब क्या है लाइफ में, एंड हाउ टू गेट सक्सेस। तो जैसे आपने पहला सवाल किया कि यूपीएससी में जाने की प्रेरणा और उसका श्रेय, होता क्या है लाइफ में, सक्सेस क्या होती है। सक्सेस का एक मंत्र ये भी है, उसका एक क्वेश्चन, उसका आंसर ये भी है कि जो आपके पास नहीं है, जिस परिवेश में हमारा जन्म होता है, जिस परिवार में, जिस कंडीशंस में, वहीं से हमारी सक्सेस की परिभाषा का तय हो जाती है कि हमारी परिभाषा क्या है। तो जो, और एक बात और भी होती है, जो आपके पास नहीं होती चीज, हम उसको हमेशा सोचते हैं कि मुझे वो मिल जाए। तो सक्सेस की एक जर्नी वो भी है कि मुझे यहाँ से वहां पहुंचना है और मेरी मंजिल ये है। तो जब आपने सवाल किया कि मेरे को किसने मोटिवेट किया, तो मेरा एक जन्म एक बिजनेस फैमिली का काम करता था मैं, और हमने बचपन से बहुत कुछ देखा, सारे जन संसाधन, आपके फैसिलिटीज, अच्छा परिवार और सब तरह की फैसिलिटीज। तो कहीं ना कहीं मन में ये धारणा हुई कि इसके आगे क्या, क्योंकि एकोमुलेशन, हम जो हमारे जैनिज्म में भी हम लोग बात करते हैं कि संग्रह क्यों करना है आपको, कि जितने आपकी जरूरत है वो आपके पास सामान है, तो संग्रह का कोई लिमिट नहीं है इसकी कोई। तो मन में ये एक धारणा आई हमारे साथ, उसमें जब पढ़ाई करते थे हम लोग, कि धन अर्जन के बाद क्या होना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि नहीं, समाज से जुड़ने का एक माध्यम विद द सोसाइटी ऑल्सो, कुछ अच्छा काम भी करें हम लोग। और उसका तरीका बीएससी में लगा कि एक आईएएस क्वालिफाई करोगे आप, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े देश में 130 करोड़ हम लोग हैं, अपने परिवेश को बड़ा करना, अपने साथ लोगों को जोड़ना और आगे बढ़ना और कुछ समाज के अच्छे काम करना। यूपीएससी में जुड़ने की मेरी प्रेरणा वो रही। जब एग्जाम दिया तो होता है सिविल सर्विसेज, जैसे मालूम है आपको, आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स, आईआईएस, ये सब उसी एक मेरिट कम चॉइस के ऊपर होते हैं। जब इन्फॉर्मेशन का आया तो मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपको जब लगा कि ये परिवेश में जुड़ने के लिए अपनी बात को घर में पहुंचाना, किसी जमाने में गौतम बुद्ध ने जब अपने जियो और महावीर भगवान ने जब जियो और जीवन का संदेश दिया होगा, तो उस समय ना व्हाट्सएप था, ना पास में कोई टेलीकॉम के माध्यम थे। तो उस जमाने में, उस परिवेश में उन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी अपनी बातों को आगे बढ़ाया जाए, वी शुड स्टार्ट विद दैट। So that's how my journey started. सर, कुछ चुनौतियां भी रही सर?
चुनौतियां मुझे उस तरह से नहीं रही, मतलब क्योंकि जब परिवार ने पूरा आपको साथ दिया और आपको ये कहा कि तुम पूरा पूरा समय अपने पढ़ाई में लगाओ और जो तुम्हें चाहिए फैसिलिटीज हम सब यहाँ पे तैयार हैं, तो फिर चुनौतियां उस तरह की नहीं थी। संसाधनों की चुनौतियां नहीं थी, समय की थी हाँ, लेकिन अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, टाइम बाउंड मैनर में एक काम करना और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, वो एक ऑफ कोर्स एक चुनौती होती है, वो सभी लोग उसको पूरा करते भी हैं। जी, आपका जीवन प्रेरणा देता है उन सबको जो अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। जो विद्यार्थी यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मुझे एक्चुअली क्या होता है कि हम जब कहते हैं सफलता, तो सफलता और असफलता में एक परिभाषा बड़ी साफ होनी चाहिए। सफलता का मतलब ये नहीं है कि मैं असफल हूँ। अगर मेरी एक मंजिल तय कर ली मैंने, उस मंजिल को तय करने के लिए मुझे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। इसी में कोई दो बात नहीं है, दो राय नहीं मिलेंगी आपको कि मेहनत, लगन और अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह से बढ़ना। फिर उस समय क्या करना पड़ता है आपको कि 2-3 सालों के लिए यूपीएससी का एग्जाम एक तरह की साधना है। साधना इसलिए है कि 3 सालों के लिए आपको अपने मित्रगण, परिवार, आपके उठ-पटांग जो काम करते हैं हम लोग, उन सब से हट के अपने आप को सिर्फ एक जो उसको उसमें अपने आप को डालना है अपने आप को। जिस तरह ओलंपिक गोल्ड मेडल करने के लिए आपकी रूटीन बन जाती है कि सुबह 5 बजे उठ के आपको 2 घंटे का एक्सरसाइज, फिट आउट्स, डाइट कंट्रोल, तो जो चीजें आपको यूपीएससी के एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, उन सब के लिए आपको एक अपनी रूटीन बनानी पड़ेगी। एक आपको लॉन्ग टर्म गोल, एक शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब ये है कि हफ्ते में 6 दिन कितने घंटे पढ़ने हैं आपने। संडे को आप रिलैक्स करो, लेकिन 6 दिन अपने एक हफ्ते के पूरी तरह से उसमें डिवोशन करके आपको 10 से 12 घंटे की आप निकाल पाते हैं, तो सबसे बड़ी इसमें मुझे लगता है कि आईएएस के एग्जाम में इंटेलिजेंस तो चाहिए, आपको जरूर चाहिए, लेकिन इंटेलिजेंस के अलावा आपको एक मेहनत चाहिए, डेडिकेशन और सिंसियरिटी और हार्ड वर्क। इसका हमारे कहीं भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका। तो अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दीजिए, एक तरह से अपने आप को उसमें दे दीजिए कि मुझे ही करना है, तो तभी आपका एक मूल मंत्र वही है, उसमें जुड़ जाइए कंप्लीटली आप। जी सर, अब हमारे मूल विषय पर आते हैं सर। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि जीवन में सफलता का मंत्र क्या है? मुझे जीवन में सफलता का अगेन उसमें यही बात करेंगे हम लोग कि मंत्र सफलता का यही है कि आपको एक तो अपने लक्ष्य तय कर लिया आपने, और लक्ष्य के साथ साथ आपने अपनी डेडिकेशन और सिंसियरिटी और माइक्रो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, आपके परिवार का सहयोग, आपकी रिलेशनशिप्स को मैनेज करना है आपने। यू टू मैनेज योर इमोशंस, और इन सब का मैनेजमेंट, मैं एक एक्चुअली मेरी पढ़ाई भी मैनेजमेंट की पढ़ाई है हमेशा मेरी, तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस हूँ एक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के नाते। मुझे बड़ा एक विश्वास है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करके उस तरह से अपने आप को काम किया जाए कि लॉन्ग टर्म गोल को और शॉर्ट टर्म गोल को आइडेंटिफाई किया जाए और एक उसको एक सिस्टमेटिक वे में हम आगे बढ़े। तो वही एक सबसे बड़ा वो है एक प्रश्न है। और सबसे पहले मतलब ये भी है कि सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है। सक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम यू, यू आर द इंडिविजुअल। तो आपको अपना देखना है कि आपकी अपनी कैपेसिटी, आपका अपना रिसोर्सेज और आपकी मेहनत करने की कैपेबिलिटी, उन सब का एक समावेश करना है आपको। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि सक्सेसफुल आदमी मेरे सामने कौन है, एक रोल मॉडल, तो अपने सामने एक ना एक रोल मॉडल रखिए अपने आप। अगर आप बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो आप, तो आपके सामने एक रोल मॉडल है। पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, अच्छा राइटर, नॉवलिस्ट, कुछ भी बनना है आपको, तो उसके लिए अपने आप को पहले ऑर्गेनाइज करना है, देखना है अपने आप को, और उसकी रोल मॉडल तक पहुंचने के लिए एक जर्नी का आपको समावेश करने के लिए एक पाथ बनाना पड़ता है। उस पाथ में आपको अपने एस्पिरेशन, अपनी कैपेसिटी और अपने अच्छा करने की उस चीज को एक जोड़ के आगे बढ़ना है आपको। जी सर। सर, सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंड की कितनी आवश्यकता होती है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये, क्योंकि होता क्या है कि कभी-कभी हम लोग छोटी-छोटी जो असफलताएं होती हैं, उससे हम लोग अपना मनोबल गिरा लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल को अपने सामने रखकर अपने शॉर्ट टर्म जो ये असफलता होती है, उसको असफलता ना कहें हम लोग,
उसको हम लोग एक सेटबैक कह सकते हैं, टेम्पररी सेटबैक्स ही है एक तरह का, और लर्निंग होती है, देखिए लर्निंग्स। तो उस लर्निंग्स के हम लोग सीख कर अपने आप को एक पॉजिटिव अप्रोच रखकर, क्योंकि अगर हम लोग हताश हो जाएंगे, हताश होकर कुछ काम नहीं हो सकता। तो आपको हर दिन सुबह उठ के सोचना है कि मैंने कल क्या किया और मैंने उससे क्या सीखा। एक निरंतर प्रयास करना चाहिए हमने अपने आप को रोज, कि किस तरह से मेरा आज कल से बेहतर हो और कल आज से बेहतर हो। किसी एक बड़े फिलोसोफर ने कहा भी है कि टुमारो इज व्हाट वी डू टुडे। तो हमें आज जो हमें करना है, जो हम लोग कर सकते हैं वो आज ही कर सकते हैं हम लोग। हिंदी फिल्मों का गाना भी है ना, जो आपने सुना होगा, पल पल हर पल। तो वो जो पल पल है वो यही है, इसी जो करना है आपने इसी पल में करना है। जो पहले किया, जो गया उसको भूल जाओ, जो उससे करना है वो उसकी प्लानिंग कर सकते हो आप। और जो भी हर एक आपकी असफलता है वो कुछ ना कुछ सिखाती है आपको, उससे हताश मत होइए आप, निराश नहीं होना हमको, और उस तरह से आगे बढ़ते रहना हमेशा। जी सर, एक सफल व्यक्ति का समाज के प्रति क्या योगदान होना चाहिए? बहुत बढ़िया आपने विजय, आपके जो सवाल है बहुत अच्छे सवाल, कहाँ से ढूंढ के लाते हो आप ये, क्योंकि सफलता का मापदंड क्या है? क्या मैं सक्सेसफुल हूँ? क्या हमारे देश में प्रसिद्ध बिजनेसमैन, पॉलिटिकल क्लास के लोग, या एक स्मॉल टाइम ट्रेडर, या एक रिक्शा वाला, मतलब हर एक आदमी की सफलता की परिभाषा अलग होती है। लेकिन मैं मोटा मोटा ये एक जो ब्रॉड थिंकिंग के लिहाज से ये कह सकते हैं कि जिस आदमी के पास में अपने सिक्योरिटी पूरी बनी हुई है, उसके पास में उसको घर परिवार, जरूरी संसाधन और थोड़ा सा समय और थोड़ा सा अतिरिक्त रिसोर्सेज वो उसके पास में है, तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि समाज में जिन तबकों के पास में वो फैसिलिटी नहीं है उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करे। जिस तरह हमें लोगों की हेल्प मिलती है बचपन में, सबने, हर एक आदमी किसी न किसी हेल्प करता है। प्रोफेशनल्स हमारे हैं, इफ यू गो टू हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर जो हु आर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, तो कहीं ना कहीं समाज, हम तो सामाजिक प्राणी है ही, हम जो इंसान हैं सामाजिक प्राणी हम लोग हैं ही हैं, और बिना समाज के हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं है। जिस समाज के में हम लोग रहते हैं या अपना उसमें काम करते हैं, जुड़े हुए हैं हम लोग, उस समाज में हमारी निरंतर ये कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से अपना रिसोर्सेज का 10% समय हो या रिसोर्सेज हो, कुछ ना कुछ जुड़ेंगे तो उसका हमें ना सिर्फ खुशी होती है और आगे समाज आगे बढ़ता भी है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है हम समाज के लिए हमेशा साथ रहें और कुछ ना कुछ काम करते रहें। जी सर, आपने अभी भी एक सवाल में आपने बताया कि पॉजिटिव, सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल लेते हैं कि किसी व्यक्ति को सफल होने में टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन कितनी महत्वपूर्ण है सर? चाहे वो यूपीएससी की एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट कर रहा हो, उसमें समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। आपके आज के इस इंटरेक्शन में मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने ये पूछा है आपने आज, क्योंकि जिस आदमी को टाइम मैनेजमेंट करना आ गया उसने 90% जीत तो वैसे उसकी हो जाती है, उसकी ये 90% विक्टोरियस उसी से हो जाता है वो, क्योंकि दिन में 24 घंटे में हमारे 8 घंटे सोने में चले जाते हैं, बाकी 16 घंटे में से कुछ समय 4-5 घंटे और लगा दीजिए कि आपके बाकी कामों में निकल जाते हैं। आपके पास में जो प्रोडक्टिव घंटे होते हैं, दिन में प्रोडक्टिव घंटे मान लीजिए कम से कम 12-13 घंटे मिलते हैं आपको प्रोडक्टिव, उसको किस बखूबी से आप उसका निचोड़ निकाल सकते हो आप उस 12 घंटों का, तो वो टाइम मैनेजमेंट वो है। कई लोग होते हैं कि अपना 2 घंटे घूम के आ गए, आधे घंटे फिर पढ़ाई करी या आधे घंटे कुछ काम किया, उससे नहीं चलता। आपको लिखित में अपने आप एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, मंथली प्लानिंग, ईयरली प्लानिंग और उसके बाद में लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मैंने लाइफ में कुछ इसके अलावा कुछ और किया कि नहीं किया, बट ये जरूर मैंने किया, बहुत समय से कर रहा हूँ मैं ये। जब मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था मैंने, तो उसके पहले भी मैं अपने पास डायरी हमेशा रखता हूँ, मैं आज भी मेरे पास ये डायरी होती है हमेशा। और मैं आपको मतलब है, आई डोंट बाय एनी रेडीमेड डायरीज, जैसे मैं एक वीकली बना लेता हूँ, जैसे इस तरह देखिए आप, ये जो है ना, तो इस तरह से डे बाय डे प्लानिंग दिन में कि मुझे शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है। इसका फायदा क्या कहते होंगे ऑफिस में, या मैं बहुत बिजी हूँ आज, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं है, बहुत काम है, कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम। आप सिंपली जो भी काम आपके सामने लिख लीजिए इसको एक कागज पे आप, और प्लान कीजिए कि आज शाम को 4 बजे, परसों शाम को 6 बजे, संडे को
किसी का पार्टी में जाना है तो 11 बजे पार्टी में जाना है, 2 बजे ये करना है। आपके पास हर काम करने के लिए समय मिलेगा आपको, अगर आपने टाइम लिखित में अपना मैनेज किया। चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। आई विल रिपीट इट अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। बिना टाइम मैनेजमेंट के लाइफ में कुछ भी गोल अचीव नहीं हो सकता। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आप ये कहें जो कहता है समय नहीं है, वो झूठ बोलता है। वो समय सबके पास सेम समय होता है। समय घंटे हर एक के पास वही होते हैं। उस घंटों को सही तरह से इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, चाहे वो बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, बिजनेसमैन हो, टीचर्स हो, एकेडमिशियंस हो। टाइम मैनेजमेंट करोगे आप तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। मोर देन योर इंटेलिजेंस, इट इज टाइम मैनेजमेंट एंड योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। दीज 3 थिंग्स आर मोस्ट क्रूशियल। सर आपने बहुत सही कहा, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं अगले सवाल पर जाऊंगा कि जैसे सर ने बताया कि हमको समय को प्रॉपर वे में मैनेज करना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर आप औसतन 75 साल तक अगर कोई व्यक्ति जीता है और वो 8 घंटे सोता है, तो जीवन के 25 साल तक तो ओनली सोता ही है। हाँ। और ऐसी अगर आप छोटी छोटी क्रियाएं करेंगे तो उस क्रिया का अगर आप टाइम लेंगे तो आपके 50-60 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। मतलब आपको जीवन में अगर कुछ करना है तो आपके पास ओनली 20 से 22 साल ही है। बिल्कुल जी सर, सही कहा आपने। बिल्कुल जी सर। सर एक सवाल लेते हैं यहाँ पर, जहाँ हम बात करते हैं कि लोग सफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। उससे एक सवाल लेते हैं, पिछले कुछ दशकों में लोगों की सफलताओं के प्रति चाहत बड़ी बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। आप देखेंगे तो बहुत सारे मिलेनियर बिलेनियर कुछ दशकों के अंदर आए हैं, लेकिन लक्ष्य के प्रति उनकी निष्ठा में कमी आई है। आप इस बात को मानते हैं कि यही कारण है कि ज्यादातर लोग असफल है और कुछ ही लोग सफल हैं? एक्चुअली जो अभी आपने सवाल किया, ये बेसिकली एक एस्पिरेशन का बात है। एस्पिरेशन और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बड़ी इजीली वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट वी सी। किसी के पास में ये है, मुझे वो चाहिए। हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं। भाई सबसे पहले जरूरी है कि आपकी अपनी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या चाहिए। अगर आप एक तरफ के लिए जितने भी बाकी लोगों को छोड़ के अकेले साथ बैठ जाएं और अपना एक प्लानिंग करें कि आपको क्या आपकी स्थिति है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपकी एस्पिरेशन है, वो बिल्कुल अलग होंगी। लेकिन होता क्या है, हम फिल्म देख के आए या हमने अखबार में पढ़ लिया या टीवी में देख लिया कि उसके पास ये, तो मेरे पास क्यों नहीं। तो हम लोग एक मिसमैच कर लेते हैं किसी और की पोजीशंस को देखकर और अपने आप उसको देखकर। दूसरा ये कि आपने उसको अचीव कर लिया किसी चीज को। अगर आपके पास में एक गाड़ी या 2 गाड़ियां हैं, वो ठीक है, पर आप कहते हो नहीं, उसके पास में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, उसके पास 25 गाड़ियां हैं, उसके पास जगुआर है, उसके पास में ये है, मैं भी वो लूंगा। तो ये आपकी आपकी वो जरूरत नहीं है। आपकी वो आपकी एक किसी को देखकर एक क्या कहेंगे उसको कि एक भेड़ चाल कि नहीं उसके पास में ये, मैं भी ये हूँ। तो पोजेशंस का, अपने पास में पोजेशन का होना आपकी रिक्वायरमेंट ना नहीं होती वो, और आपने लोगों को देखकर देन यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया। भाई आपके पास में अगर एक 3 BHK का बॉम्बे में फ्लैट है और आप तब भी खुश नहीं हो, तो बंगला होना चाहिए। मेरे को नहीं, मेरा फ्लैट अंधेरी में है, मेरे को तो साउथ बॉम्बे में फ्लैट चाहिए। तो एक एस्पिरेशन होना जरूरी बात है, पर उसके पीछे आप परेशान नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को नहीं मिला तो मैं परेशान हूं मैं, या मेरी एस्टैब्लिशमेंट, मेरी कोई अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है। तो वो असफलता नहीं है। वो आपकी कहीं ना कहीं एक इकट्ठा करने की मंशा को एक सेटबैक मिल रहा है और वो आपको परेशान करेगा। तो वो परेशानी को आपको मैनेज, वो परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आपके पास में सब चीज है, हाँ महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, एम्बिशंस का रखना और साधना अच्छी बात है। लेकिन उसको एक अपने एक मन में कलह का और एक असफलता का एक बीज पैदा करना अपने आप में, वो एक ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमें वो फिर एक पॉजिटिविटी से अलग लेके जाएगा। हम लोग पॉजिटिव सोच के साथ में काम करें। जो आपकी फैसिलिटीज हैं, सामर्थ्य है आपका, उसको सिस्टमेटिकली अपना गोल बनाएं और उसको गोल बना के आगे उस तरफ बढ़ने की एक चेष्टा करें। वो एक सही मार्ग होगा, ना सिर्फ इसके कि सिर्फ लोगों को देखकर। और एक वो वाणी कहते हैं हमारे, वो एक वर्ड है इंडिया में, शेख चिल्लियों की कहानियां। आप सुबह सुबह मेरे को तो अंबानी बनना है, मुझे तो विप्रो का CMD बनना है। भाई बनो, जरूर बनो, पर उसके पीछे जो साधना और जो मेहनत चाहिए वो भी तो करो। इच्छा होने में कोई वो नहीं है, एस्पिरेशन हर एक आदमी होनी चाहिए। लेकिन आज फेसबुक का और माइक्रोसॉफ्ट और ये जो ट्विटर के जो CMDs हैं, ऊपर के हेडक्वार्टर गए हम लोग, तो लोगों ने एक माइक्रो लेवल पे अपनी एक प्लान किया, एक स्टार्टअप किया,
अपने लोगों को साथ में जोड़ा और उसके साथ आगे बढ़े। तो ये मुझे लगता है कि एस्पिरेशन और एकोमोलेशन उसमें फर्क होना चाहिए दोनों में, और अपने आपकी महत्वाकांक्षाओं को एक सामाजिक परिधान के अनुसार जिस तरह हम आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरतें हैं उसको पूरा करें और एक अच्छे पथ पे चलें विद पॉजिटिविटी, वो एक बहुत जरूरी है। सर आपने बहुत सही कहा कि व्यक्ति को सपने तो देखने चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर उसके भूमिका भी हो, उसकी प्लानिंग भी हो, और उसके लिए उसके पास रोड मैप भी हो। बिल्कुल। सर एक चीज मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा कि जब लोग करियर में सफलता की उड़ान पर होते हैं, सफलता की सीढ़ियों पर होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि उनका सामाजिक दायरा बहुत कम हो जाता है? समाज उनको बहुत कुछ देता है, समाज उनसे बहुत कुछ अपेक्षाएं भी रखता है, लेकिन ये सामाजिक दूरियां क्यों बन जाती है? एक्चुअली सही कहा आपने। इसका जो आंसर है वो दोनों तरफ से ही है। होता क्या है कि हम लोग हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि मुझे समाज से क्या मिला, या मैंने, मतलब द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद मुझे क्या मिला। हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं, हमेशा प्रॉब्लम उसी से होती है। अगर हमें ये भावना लेके आए कि मैंने समाज को क्या दिया, हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप अगर कुछ देंगे हमेशा, तो अपने आप चीजें मिलेंगी आपको। मेरे एक मित्र हैं बेंगलोर में, बड़ी अच्छी कंपनी चलाते हैं, उनकी बड़ी अच्छी एस्टैब्लिशमेंट है, उनके 5-6 बिजनेस हैं। मेरी उनसे मुलाकात 2020 में हुई थी। पाई फैमिली को बिलोंग करते हैं वो, मिस्टर सुधाकर पाई हैं। तो बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, उसने मुझे अभी भी हमेशा याद रहती है हमेशा। कहते हैं अभी उन्होंने कहा कि आप अच्छे काम करते रहो, आप मेहनत करते रहो, अपना अपनी ओहदा बढ़ता रहेगा आपका, और हमेशा आप लोगों को देते रहो आप। तो अगर आपकी गुडविल और आपकी जो पर्सनैलिटी हमेशा देने वाली बनेगी, तो आपकी रेपुटेशन, आपके बाकी चीज अपने आप आपके पास आएंगी आपके पास। तो दुनिया जो हमारे बन जाती है, आप हमेशा ये सोचते हो हमेशा कि अगर मैं चेयर पे हूँ या किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो मेरे पास लोग आ रहे हैं कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं। आप हमेशा ये दूरियां को मत सोचो। आप ये देखो कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हो लीगली, एक सिस्टमैटिक वे में, विद इन द रूल्स आप क्या दे सकते हो। तो आपके पास कोई भी मिलने आए, कोई आपको दिक्कत नहीं होती। और आप हमेशा एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ में, मुझे याद है मैं 93 में जब मैंने पहली बारी मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो मैं बिल्कुल एक बिजनेस फैमिली से आया था मैं। तो बिजनेस फैमिली से आने के बाद में मुझे जब पहली पोस्टिंग मिली, तो मेरा पब्लिक डीलिंग बहुत थी उस समय, और दिन में बहुत से लोग मिलने आते थे और बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा मैं। तो मुझे बड़ी अच्छा लगता था मेरे को कि नई एक बिजनेस फैमिली से आया हूं मैं, और यहाँ पर इतने नोटेड पर्सनैलिटी मिलने आ रहे हैं। बहुत से लोग कुछ कहते थे कि ये काम वो काम। तो मेरी एक अच्छी, मैंने क्या किया, हर एक को जो भी आएगा उसको चाय पिलाना, कॉफी पिलाना, बिस्किट खिलाना, और जिसका काम नहीं हो सकता था उसको भी बड़े प्यार से समझाना कि भाई ये पॉसिबिलिटी नहीं है ये, और आप अच्छे आए हैं, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, बट ये पॉसिबिलिटी ये नहीं है। तो मुझे दूरियां मेंटेन करने का मेरे को समझ में नहीं आया लॉजिक क्या है दूरियां मेंटेन करने का। जो भी आए उसको प्यार से मिलो, और अगर काम हो सकता है तो काम करो, नहीं हो सकता तो उसको मना कर दो आप। इसमें क्या होता है कि आपकी जो पॉजिटिविटी है वो इंटैक्ट रहती है आपकी। जो मेरे अभी भी बहुत से ऐसे मित्र होंगे जो कि कुछ उनका काम भी नहीं हुआ मुझसे, लेकिन क्योंकि एक उनको पॉजिटिव सोच के साथ में मैंने उनको हैंडल किया, उनको बता दिया, और जहां हो पाया मदद करी, उनकी कर भी दी। तो बहुत से ऐसे मैं जानता हूँ ब्यूरोक्रेट्स को कि नहीं यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं लोगों से मिलूंगा नहीं। मुझे लोग स्पेशली कई डिपार्टमेंट के ऐसे लोग होते हैं कि मेरे पास काम लेके आएंगे तो मैं कैसे मना करूंगा उनको मैं। तो वो दुनिया नहीं, आपको समाज से जुड़ना ही जुड़ना है आपको। समाज तो आप ही समाज हो, आपसे ही बनता है समाज। अगर हम कहें कि नहीं मैं जिस समय ओहदा में बड़ा बन जाऊंगा तो लोगों से नहीं मिलूंगा मैं, या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया तो मैं नहीं मिलूंगा, तो ये लेकिन मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज हमारे जैन समाज में, जो हमारे आज लोग देख भी रहे होंगे, जैन समाज में हमारे ये शायद प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जितने भी लोग हैं बाय एंड लार्ज 99% लोग दूरियां नहीं बनाते हैं। वो मिलते हैं महाराज जी के पास, हम लोग कितने प्रोग्राम में गए हम लोग, और इतने अच्छे अच्छे लोग वहां पे आते हैं, जजेस और हाईएस्ट लेवल के ब्यूरोक्रेट्स में। ये समस्या कभी नहीं आती कि दूरियां बने, लोग जुड़ के हमेशा काम करते हैं और चलता रहता है अच्छा आगे इस तरह से। जी सर, आपने सही कहा सर, हमें सामाजिक दूरियां ना बनाते हुए सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। उसका एक बड़ा बड़ा उदाहरण आज आपने दिया। सर हमने ये कार्यक्रम करने के पहले काफी लोगों से संपर्क किया जो अपने जीवन में सफल और असफल दोनों हैं। सफल जो व्यक्ति थे उन्होंने सारी वही बात कही जो आपने अभी 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 बताई, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन जो असफल व्यक्तियों ने कुछ ऐसी बात कही कि वो अपनी सफलता का श्रेय तो हम देते ही देते हैं, लेकिन कुछ लोग असफलता का श्रेय भी देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी असफलता का कारण मेरा परिवार था, मेरे दोस्त थे या कोई और थे। तो मैं उससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे आज यहाँ लेना चाहूंगा। हम्म। अपनी रुचि के अनुसार अगर कोई व्यक्ति
कोई कार्य करता है तो अपने कार्य में 100% देता है, पर परिवार और समाज के दबाव में अपनी पसंद का कार्य ना करके ऐसा कार्य करता है जो उसे पसंद नहीं है, और फिर वो समाज में वो सफल नहीं हो पाता। आज मैं चाहूंगा कि आप उन सब पेरेंट्स, उन सब दोस्तों या उन सब मार्गदर्शक, जो गुरु जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन सबको एक टिप्स दीजिए ताकि वो उन्हें वही कार्य करने की स्वतंत्रता दे जिसमें उनकी रुचि है और आगे चलकर वो उसमें सफल हो पाए। विजय, एक बड़ा ये आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने, पर इसमें थोड़ा सा मैं एक आई विल स्लाइटली डेविएट आल्सो, क्योंकि जो परिवार हमारा हमें कुछ करने को कहता है वो उनकी अपनी एक ना सिर्फ सोच है बल्कि मन में एक ये भावना है कि एक सिक्योरिटी जरूर आपके सामने रहे। होता क्या है कि हमने नाम तो सुन लिया कि बहुत बड़े पेंटर्स, बहुत बड़े म्यूजिशियंस और बहुत बड़े कलाकार अपने हॉबी को परस्यू करके आगे आ गए, लेकिन वो एक कुछ नाम होते हैं, वो उसके पीछे एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे 10 ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उस फेलियर को या उस सेटबैक्स को मैनेज करने के लिए परिवार ने आपको जो गाइडेंस देता है कि भाई बेसिकली जो आपको चाहिए वो काम कर लो। आप अगर आप फैमिली कहती है कि आपकी यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? if your family says ki do basics, keep others as a hobby, and if you excel very well, then of course you can go. जैसे कि बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं या कलाकार हैं, उन सब ने भी आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे कंप्लीट द एजुकेशन और देयर इज नो प्रॉब्लम कि आपको 15 साल की उम्र में वर्ल्ड स्टार बनना है या 25 में बनना है। अगर आपको अगर फैमिली की बात मान के बेसिकली कुछ ऐसा काम कर लें कि विच विल कीप योर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस, तो मुझे लगता है कि वो भी एक करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अपनी हॉबीज को परस्यू जरूर करो आप, अपने पैशन को भी करो आप, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन फैमिली में इतना होना चाहिए आपस में कि यू शुड बी एबल टू कन्विंस, आइदर कन्विंस देम और दे कन्विंस यू। तो एक मैच मेकिंग चाहिए उस तरह की बेसिकली। सर, आप तो 100 वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं, कई अहम मंत्रालय भी संभालते हैं, लेकिन सर मैं एक विषय से हटकर भी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे माता पिता कहते हैं कि बेटा आप पढ़ ले, अगर आप पढ़ लोगे तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप एक बड़े इंसान बनेंगे, समाज में आपका एक ओहदा होगा। लेकिन काफी कम माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि पढ़ लो, एक दिन आप बड़े होकर बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। तो आपको लगता है कि अब थोड़ा सा इस मानसिकता में भी चेंज आना चाहिए? एक ऐसा वक्त आ गया है जहाँ एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है, तो जैसे अभी आपने जिक्र किया गूगल का, आपने जिक्र किया, आपने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात की, तो अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो वो $2.5 ट्रिलियन की है, और अगर मैं एक एक कंपनी की बात करूँ तो उनके पास $1 ट्रिलियन की एक एक कंपनी है। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, आज मिलियन बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस खड़ा हो गया, इसलिए कि उनके पीछे एक बिजनेस की सोच थी। आप भी एक बिजनेसमैन परिवार से आते हैं, आपका एक व्यावसायिक परिवार रहा, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो हमने फिर से हम लोग वी कैन गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस मींस योर एस्पिरेशन एंड जर्नी टुवर्ड्स रियलाइजिंग योर ड्रीम्स। तो अगर आप में बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हो और आज एक्यूमन है, तो व्हाई नॉट, यू कैन क्रिएट अ स्टार्टअप, यू कैन बी वर्ल्ड क्लास। जो आज इन्वेंशंस पूरे हो रही हैं, हम लोग बर्कली गए, बर्कली में एक बर्कली लैब है, वहां पर एक बर्कली लैब में दुनिया भर की इनोवेशंस जो होती है वहां पर, you know, it's a very congenial atmosphere for research, innovation, R&D, and you require skills जो आज का बिजनेसमैन चाहते हैं, बनना चाहते हैं। आई नो मेनी फैमिलीज इन बॉम्बे। मैं जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल में काफी समय अटैच रहा था जब मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में था। मैं तो वहां पे देखा मैंने जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैविंग billions of dollars of business, even they send their children for top class education in diamond trade in New York or in Bandra Kurla complex institute। तो अगर आपको अच्छा बिजनेस भी करना है तो एजुकेशन तो आपको चाहिए। बिना एजुकेशन के आज की समावेश में, आज के परिवेश में ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ सोच के, अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़ते रहो। आप टेक्निकली आपने क्वालिफाई करना है। और बिजनेसमैन बिजनेस भी क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट, जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दे आर ऑल रिक्वायर्ड। तो इसीलिए अगर आपकी फैमिली में किसी के पास में एक्यूमेन है बिजनेस करने का, नथिंग लाइक इट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी लेवल। और हमने देख लिया 20 सालों में, आज अगर आप देखा जाए तो 1900 में जो कंपनियां थी, 1900 की कंपनियों में आज में आपको कोई भी कंपनी नहीं मिलेगी आपको। आज 20 साल पहले जितने कंपनी स्टार्ट की थी, ये जो फेसबुक और ट्विटर, आज कहां से कहां पहुंच गए। तो इसीलिए अगर आप में ऐसा कोई कुछ आप में टैलेंट है किसी को स्टार्ट करने के लिए,
तो यू कैन बी अ गेम चेंजर, यू कैन बी वर्ल्ड क्लास। बट मैं हमेशा कहूंगा कि कीप थिंकिंग, कीप अपनी सोच अच्छी रखिए हमेशा आप, कीप पॉजिटिविटी, और सोच इतनी बड़ी रखो हमेशा कि मैं एक वर्ल्ड क्लास का काम करूं। मैं छोटे में आप और इंडियन बिजनेसमैन, खासकर हमारे जैन परिवार के जो लोग हैं, वो छोटे करने में मानते नहीं है, उनकी सोच बड़ी होती है हमेशा। तो वो एक ग्लोबल सोच रखें, अपनी कंपनी को किस तरह से एक $1 बिलियन कंपनी बनाया जाए, वो एक सोच होनी चाहिए। उसके लिए नेटवर्किंग, इंस्टीट्यूशनल बैकअप, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, वो सब चाहिए आपको। तो कीप थिंकिंग, कीप योर थिंकिंग वर्ल्ड क्लास। सर अभी आपने बताया कि नेटवर्किंग होना बहुत जरूरी है, तो सफलता में नेटवर्किंग का कितना हाथ होता है? सफलता में नेटवर्किंग का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि हम लोग सब सामाजिक उसमें समाज में रहते हैं हम लोग। और अगर आपको रिसोर्सेज की पड़ती है जरूरत, बिकॉज इवन बिजनेस में भी आपको मार्केटिंग सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और कस्टमर सपोर्ट, इनिशियली ये सब बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको समाज में सपोर्ट मिलेगा आपको, तो सेम चीज जो आप कर रहे हो उसमें एक ज्यादा दौड़ से ज्यादा तेज भाग सकते हो आप। तो एक हमारे यहाँ पे जैसे जियो में आपने स्टार्ट भी किया प्लेटफॉर्म कि बिजनेस कम्युनिटीज को एक जियो बिजनेस है, या जो भी हमारे पास में नेटवर्किंग के लिए साधन अवेलेबल है, अगर मेरे पास कुछ है देने के लिए और मुझे कोई बाय करना ही करना है, तो व्हाई नॉट। आपने स्टार्ट किया था टेलीकॉम, स्टार्ट किया आपने, यू स्टार्टेड इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट किया आपने, मुझे कोई बाय करनी है, और अगर मुझे मुझे बाय करने के लिए एक मेरे को जो मेरे संबंधी लोग हैं या मेरे समाज के लोग हैं, उनके पास सेम चीज सेम कॉस्ट में अवेलेबल है, व्हाई नॉट। तो ये एक हमारी सोच जरूर होनी चाहिए, और समाज को भी इसमें हमें हेल्प करनी चाहिए, जिसके पास में जो रिसोर्सेज हैं, और टुगेदर वी ग्रो। अल्टीमेटली आइडिया ये नहीं है कि हम लोग मैं ग्रो कर रहा हूँ, इट इज अ विन ऑल सिचुएशन फॉर एवरीबडी। जी सर। सर आपने बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी बात कही, तो उससे ही एक सवाल लेते हैं। जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट श्री घेवरचंद जी बोहरा ने हमें इसी टाइप का एक सवाल भेजा है, मैं चाहूंगा आपसे पूछना। सर जी वो ये चाहते हैं कि जिस तरह का माहौल चल रहा है समग्र विश्व में, सारे बिजनेसमैन बहुत तनाव में हैं, उन्हें आगे कोई राह नहीं दिखाई दे रही है, उन्हें इस दौर में क्या करना चाहिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? अगेन ये बहुत अच्छा सवाल किया। मैं फिर से कहूंगा, टुडे इज द बेस्ट टाइम for innovation, invention, and progressing ahead. This is the best time for business. जो 1980 के इंडिया का माहौल था ना, वो आज वो माहौल हो गया कि हमने कल कुछ नहीं कर पाए। इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आपने आज नहीं किया, कल को फिर कहोगे कि मैंने उस समय नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया। आज देखिए, आप पिछले 2 महीने में आपकी स्टॉक मार्केट 7,500 का इंडेक्स आज 10,500 पे आ गया। तो अगर 3 महीने पहले कोई बोलता यार बड़ा बुरा हाल है आजकल, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन नहीं, जिसने देखी अपॉर्चुनिटी, तो आज एक टाइम है अपॉर्चुनिटी देखने का। इतने सेक्टर्स अवेलेबल हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ग्रो करने के लिए। मुझे लगता है कि इट इज अ गोल्डन टाइम फॉर हैविंग अ रीलुक। इट इज अ टाइम फॉर सिनेरियो बिल्डिंग, फॉर स्ट्रेटेजी सेशंस। आप अपने अपने बिजनेस में अपनी टीम्स के साथ में बैठ के एक स्ट्रेटेजाइज करें कि 2030 तक हमें क्या करना है, और उस 2030 की परिकल्पना करते हुए आज के परिवेश में अपने आप को री एनर्जाइज करें, रिजुविनेट करो, एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ कंप्लीटली। शेड योर पास्ट। जो अभी की आपकी चीजें थी उसको छोड़ के, इट इज टाइम टू आल्सो एंटर न्यू सेक्टर्स व्हिच आर सनराइज सेक्टर्स नाउ, व्हिच विल फ्लरिश। सो आई थिंक वी कैन हैव अ सेशन ऑन दैट आल्सो। मुझे पर्सनली लगता है कि इट इज द बेस्ट टाइम फॉर बिजनेस नाउ। जी सर, जिस तरह से आपने बताया कि हम बोलते हैं कि नेटवर्किंग की बहुत आवश्यकता है, अगर किसी को जीवन में आगे बढ़ना है तो उससे नेटवर्किंग होना ही चाहिए। आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही कि अवसर, बिजनेसमैन हो या व्यक्ति हो, सफल वही होता है जो अवसरों को पहचान ना जाने। एक बहुत बड़ा तबका है समाज का जो अवसरों को नहीं पहचान पाता और वो असफल हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि सर आप उनके लिए भी आज कोई मंत्र दें सर। अब आप देखिए, सबसे अच्छा काम हमारे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया, अवसर को पहचाना उन्होंने। इस समय उन्होंने अपने पूरे वर्ल्ड में they have made their company almost debt free. They have got billions of dollars from all over the world in a country like ours when everybody is crying कि पैसा नहीं है, they are cash rich. Now being cash rich is the greatest thing in today's world. You can expand, you can innovate, and you look for new opportunities. देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुई है हमारे यहाँ, हमने हमारा खाना, कम्युनिकेशन, आराम करना, ट्रैवल, ये सब हमेशा रहा है और रहेगा। मेडिकल,
तो ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जो कि हमेशा से चले हैं, चलेंगे, चाहे वो आयुष मंत्रालय के हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो या कुछ और फूड सेक्टर हो। तो देर आर सर्टेन एरियाज विच विल ऑलवेज फ्लरिश। तो इसीलिए ये सब जो अवसर हैं आज की तारीख में, तो उस सबको पहचानना चाहिए आपको। लुक एट पीपल हु आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग नाउ एंड व्हाट दे शुड डू टुमारो। So I think best is to identify, it has to be sessions on innovation and where can you go from where are you standing now and how can you grow towards the path. So opportunities का कोई limit नहीं है, limitless opportunities. I would say it is the best time to invest, but you have to look within yourself. Resources देखिए अपने, organize कीजिए आपको, be cash rich and then progress towards something great. सो आपने सच कहा कि कोरोना के इस संकट काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, आपदाओं में भी अवसर छुपे हुए हैं। ये बात आपने सच कही सर। सर हमारे एक जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एक डायरेक्टर आशीष भाई शाह, उन्होंने एक सवाल हमें भेजा है कि आप भारत सरकार का एक बहुत अहम मंत्रालय संभालते हैं जिसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर जैन समाज अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर आता है हाउसिंग और अर्बन के लिए, तो सरकार उसके लिए क्या क्या प्रस्ताव दे सकती है और ये प्रोजेक्ट किस तरह से पूरा हो जिससे समाज के एक बहुत बड़े तबके को फायदा हो। आशीष जी, जो अर्बन हाउसिंग की हमारे पास में करीब 1,12,00,000 हमें हाउसेज अप्रूव करने थे, और उसमें जो हमारी पिछली मीटिंग थी उसमें हमने ऑलरेडी 1 करोड़ के ऊपर हाउसेज अप्रूव कर रखे हुए हैं। मैं फिर भी ये कहूंगा कि माइक्रो हाउसिंग जो ये है ना, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, उसमें अभी भी बहुत स्कोप है। यू शुड नाउ look beyond government. You should now develop low cost housing which is sustainable, affordable and strong enough to have a longer duration of life, plus at the same time economical also. So you have to develop such models. You see, now the entire globe is open to you. You can have technologies from South America, from Europe and from Asian countries where you can build up fast. See, everybody wants fast housing. So आज की रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ मकान बनाना। पहले क्या था, एक मकान बनाने में it used to take about 2 years, 1.5 years. If today you develop such technologies, I think it's a great opportunity because you will have continuous demand and deliver. Housing के लिए they have to work with state governments. For urban housing, I would say now more scope is also towards rural housing also. ग्रामीण इलाकों में मकान की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पे भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। You have to work with state governments, with municipal authorities. आपके नवी मुंबई के कल कमिश्नर साहब थे, we were in a webinar 2 days back. तो नवी मुंबई में भी बहुत काम कर रहे हैं वो लोग। तो I think you have to go to the smaller areas, hinterland, three cities where there is more demand and people have investable surplus also now. So look towards that and work with state governments. जी सर। सर हम आपसे विदा लें, उसके पहले मैं चाहूंगा कि सर आप एक संदेश हमारे सभी दर्शकों को दें। देखिए, जो हमने आज काफी टॉपिक्स पे बात की हमने, और टॉपिक था सक्सेस, हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ। आई वुड से ऑल सेड एंड डन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सिंसियरिटी तो हमें सबको पता ही है, वो सब चले गई, लेकिन एक उसमें वैल्यू है आपके संबंधों की, रिलेशनशिप्स। अपने कुछ भी हो जाए, अपने संबंधों को हमेशा स्ट्रांग रखो आप, अपनी फैमिली बॉन्डिंग्स, पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा, आपके भाई बहन। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि यार नहीं, वो तो हमें तंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमें वो समझते नहीं वो लोग। कभी आप अपने आप झांक के देखिए कि हैव यू मेड एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स, हैव यू मेड एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं मुझे क्या मिला, भाई आप करो, आपने दिया क्या, यू स्टार्ट फ्रॉम दैट। अगर आप उससे स्टार्ट करोगे हमेशा, तो आपकी पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी आपकी। हमेशा हम क्या सोचते हैं कि यार मैं उसके बाद क्या, उसने नमस्ते नहीं की, भाई आपने नमस्ते की पहले क्या। तो इसीलिए कंट्रोल, और उसका पर्पस यही है कि आप अगर इफ यू स्टार्ट विद मी फर्स्ट, होता है एक छोटा, आई विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल। क्लास में हम जब पढ़ाई करते हैं, इफ यू गेट गुड मार्क्स इन योर स्कूल, तो कहते हो यू कम बैक टू योर हाउस एंड से ममा, ममा आई स्कोर्ड 80% मार्क्स, ममा आई स्कोर्ड 90% मार्क्स, मैंने वो किया। और अगर इफ यू फेल इन वन सब्जेक्ट, आप बोलते हो ममा शी फेल्ड मी, दैट टीचर फेल्ड मी। तो ओनरशिप नहीं ले पाते हम लोग।
हर बात को हम लोग, बड़ा आसान काम होता है किसी और को एक पास ऑन करना, ब्लेम कर देना कि यार उसने नहीं किया। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा चीज ये होगी कि हम हर चीज की ओनरशिप लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर मेरे किसी से अच्छे संबंध नहीं है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई शुड बी द फर्स्ट मूवर। तो उसमें क्या होगा कि आपकी ना सिर्फ पॉजिटिविटी, आपकी अच्छी सोच, आपकी प्लानिंग, you will have a very nice atmosphere, nice feeling to yourself also. You go back and sleep well. Otherwise you keep blaming, यार वहां पे कचरा हो गया, घर के बाहर में कचरा है तो आपने सफाई कराई क्या? मैंने इतनी इंडिया में मैंने बहुत फैक्ट्री देखी, मैंने अच्छी अच्छी जगह देखी, मैंने टॉप एस्टेब्लिशमेंट्स, फैक्ट्री के अंदर तो बड़ा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। दे मस्ट हैव स्पेंट crores of rupees in building up facilities inside the factory complex. उसके बिल्कुल बाहर में छोटी सी पगडंडी टूटी पड़ी हुई है। यार कमाल है, आपने अंदर में 2 करोड़ के अंदर रोड भी है आपके पास, हाउसिंग फॉर वर्कर्स भी है, एयर कंडीशनिंग भी है। बाहर में जिस सड़क को बनाने का खर्चा 1 लाख का खर्चा भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से, उसके लिए क्यों ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने नहीं किया? भाई आपने उठ के टॉक टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, उसके पास में रिसोर्सेज नहीं है या उसने काम नहीं किया, आप अपने सीआर साथ से उसको बनवा दीजिए। आप करते हैं लोग। मैं गया इन्फोसिस के वहां पे फैक्ट्री देखी मैंने, इन्फोसिस का कैंपस है बैंगलोर में, वो देखा हम लोगों ने, इतना शानदार कैंपस बनाया उन्होंने, पूरा अंदर शहर बना दिया। इसके अलावा जो बहुत सारी और फैक्ट्री देखी इंडिया भर में, मैंने महासमुंद में देखी, मैंने गुजरात में देखी। तो इफ यू स्टार्ट विद योर ओन थिंकिंग कि हाउ कैन आई हेल्प अदर्स, आई थिंक एंटायर सोसाइटी विल चेंज, आवर थिंकिंग विल चेंज एंड विल हैव मच मोर हैप्पी प्रोग्रेसिव गुड लाइफ। तो आई विल टेल ऑल ऑफ यू टू बी पॉजिटिव, टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट के साथ में एक पॉजिटिव अप्रोच, हर एक की तरह सबसे प्यार से मिलो, अच्छी बातें करो, और ये देखो कि मैं क्या दे सकता हूँ लोगों पर, गो रहा सर कितनी सरलता से आप जीवन का कितना कठिन पाठ पढ़ा देते हैं। अब सर आज आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, हमसे जुड़े, और जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, मैं उन सब दर्शकों से भी कहूंगा कि आप उसका अपने जीवन में खूब उपयोग करें और एक सफल व्यक्ति बने और समाज और सोसाइटी और अपने परिवार को कुछ दें। समाज आपसे अपेक्षा रखता है इसलिए क्योंकि समाज आपको बहुत कुछ देता है, तो आपको हमेशा उस चीज को भी ध्यान में रखना है। और सर पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, हमसे जुड़े, और इसी तरह हम चाहेंगे कि एक और एपिसोड भी आपके साथ लेकर आए जिसका जिक्र भी आपने किया था। और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। आज जो संदेश राजीव सर ने आपको दिया है उसके बारे में सोचें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें ज्ञानवर्धक शो जिसका नाम है नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ। धन्यवाद सर। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।